बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू अश्विन। उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट बहुत एंटरटेनिंग होगा। पहले झूठ की शुरुआत तो हो ही गई है। Your favorite dialogue which you have written? कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। आपने पूरा मतलब एकदम डिटेलिंग कर दी यार। हाँ। मतलब एक मिनट, ये मक्खी आ रही है मुझे, नमक हलाल फिल्म की याद आ गई। सेठ नथुलाल की मूंछों में घोंसला बना के वो तो देखो तो साली क्या है, जहाँ मीठे लोग होते हैं वहाँ मक्खियाँ आई जाती क्या हैं। बात है, क्या बात है। सिर्फ चाय है इसमें और कुछ नहीं। पॉडकास्ट में एक आए थे, उन्होंने बोला था यार कुछ पीने के लिए नहीं है। मैंने कहा चाय कॉफी सर, नहीं कुछ और नहीं है। नहीं, शाहरुख सर स्क्रीन प्ले राइटर नहीं है, वो तो स्टार है, प्रोड्यूसर है, एक्टर हैं। वो अपने आप में एक ब्रह्मांड है। वो औरों को एम्पावर करते हैं। वो एक अननोन राइटर को सबसे बड़ी फिल्म दे देते हैं। वो शाह सर में आई लव फराह ऑफ कोर्स, बिकॉज फराह आपने जो लिखा है उसमें 4 चांद लगा देती है। करना होगा उसमें डांस सीखना पड़ेगा। रेमो सर पत्थर को नचा दे, वो बहुत होशियार है। वो किसी को भी नचा सकते हैं। वो ही इज ग्रेट, ही इज फैंटास्टिक। मेरी कविताएं दोस्तों ने छत के ऊपर से फाड़ के फेंकी ऐसे, बकवास है ऐसा बोल के। हम तो पीने की एक्टिंग कर रहे, लोग तो जीने की एक्टिंग कर, जी नहीं रहे, मरे हुए लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट शो में। दोस्तों आज का ये एपिसोड बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मयूर पुरी, वो एक लिरिसिस्ट हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं। बहुत सारी हिंदी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने स्क्रीन प्ले राइटिंग की है। बहुत सारे सुपरहिट गानों को उन्होंने लिखा है। ही हैज़ ट्रांसलेटेड मोर देन 30 मूवीज़ फॉर नेटफ्लिक्स, सम सीरीज फॉर डिज्नी हॉटस्टार। दोस्तों आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप बहुत इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, फुल ऑफ एंटरटेनिंग। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मयूर पुरी, जो लिरिसिस्ट है, स्क्रीन प्ले राइटर हैं। फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने स्क्रीन प्ले राइटिंग की है, डायलॉग लिखे हैं। वो एक डायलॉग आपने सुना ही होगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वो हमारे आज के गेस्ट मयूर पुरी ने लिखे हैं। ऐसी ही बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों की स्क्रीन प्ले राइटिंग की है, डायलॉग्स लिखे हैं हमारे आज के गेस्ट मयूर पुरी जी ने। तो आइए हम स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट मयूर पुरी का। तो हमारे साथ हैं मयूर पुरी, वर्ल्ड के बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर। तो मयूर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू अश्विन। उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट बहुत एंटरटेनिंग होगा, होपफुली, और हमारी ऑडियंस को बहुत पहले झूठ की शुरुआत तो हो ही गई है। चलिए इसी बात, झूठ से एंटरटेनमेंट होता है और किससे होता है। सिर्फ चाय है इसमें और कुछ नहीं। ओके, हाँ चाय है लेकिन ओरिजिनल है। कभी कभी जब शूट करते हैं हाँ, तो खाली होते हैं ग्लास, और हम सिर्फ पीने की एक्टिंग करते हैं। तो हम दिखा देते हैं ऑडियंस को। आप ये बिल्कुल, लेकिन मैं काफी पी चुका हूँ तो आधी हो गई। लेकिन है अंदर, इसमें है अभी भी चाय। ओके। हम तो पीने की एक्टिंग कर रहे, लोग तो जीने की एक्टिंग कर, जीने की एक्टिंग, जी नहीं रहे, मरे हुए लोग। जी है कि नहीं? पॉडकास्ट में एक आए थे, हाँ, तो उन्होंने बोला था यार कुछ पीने के लिए नहीं है। मैंने कहा चाय कॉफी सर, नहीं कुछ और नहीं है। तो वो तो हम रखते हैं। बॉम्बे में अगर कोई आदमी आपको अपने होम ऑफिस से, आजकल हम लोग काम करते हैं ना, तो होम ऑफिस में अगर कोई बुलाता है तो उसका एक अनरिटन अनस्पोकन रूल है कि शाम को 7 बजे से पहले चाय कॉफी और 7 बजे के बाद 7 बजे के बाद ड्रिंक्स। नहीं आजकल तो मेरा भी सर मन कर रहा है काफी। तो हमने बात की मेरे डायरेक्टर से, मैंने बोला चलो यार एक आध दिन कर लेते हैं, अभी 2-3 महीने हो गए कुछ। हाँ तो ऐसा कुछ। तो मयूर आप बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर हैं, हमने आपके प्रोजेक्ट देखे हैं जी। हमने आपका विकिपीडिया भी पढ़ा है। तो कुछ बताइए सर कि कैसे ये स्क्रीन प्ले राइटर बनने का आइडिया आपके दिमाग में आया? मैं लिखता था बहुत यंग एज से। स्कूल में मतलब 6, 7, 8 स्टैंडर्ड से पोइट्री करता था। क्लास में सब जानते थे कि इसको शौक़ है। लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा था, सारी भाषाएं, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, जितनी हम इंग्लिश जितनी स्कूल में होती थी, आई वॉज वेरी गुड एट ऑल दैट। फिर ये हुआ कि जब मैं करीब 11वीं कक्षा में आया, 11th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तब मुझे सडनली ये हुआ कि मुझे इस इंडस्ट्री में कुछ करना है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो आई रोट अ स्टोरी
फर्स्ट थिंग आई, बिकॉज तब मुझे पता नहीं था कि इसको राइटिंग कहते हैं, इसको डायरेक्शन कहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था कि टिल्ट अप टिल्ट डाउन होता है, ये पैन होता है, मुझे थोड़ी पता था। तो मैं तो लिखता था कैमरा ऊपर जाएगा, कैमरा नीचे जाएगा, कैमरा दाएं जाएगा, कैमरा बाएं जाएगा, ऐसा मैंने अपनी एक जार्गन, अपनी एक वोकैबुलरी बना ली। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग फंस जाते हैं, नए राइटर्स होते हैं वो फंस जाते हैं इसमें कि सर मुझे पता नहीं है कि जार्गन क्या है और इस इंडस्ट्री के टर्म्स क्या हैं, स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं। सो आई ऑलवेज से कि मुझे भी नहीं पता था, और मैं तो अहमदाबाद में रहता था, छोटा शहर था, अब तो अहमदाबाद काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन 1990s की बात है, छोटा ही शहर था। सो मैंने तो खुद अपने टर्म्स ईजाद कर लिए। व्हाट यू राइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ यू राइट, राइट। तो स्कूल से शुरू हुआ, 11th स्टैंडर्ड में मैंने पहला अपना एक, मुझे लगा ये फिल्म बननी चाहिए, ऐसा करके मैंने एक फिल्म, क्योंकि हम लोग 9 दोस्त थे जो अप डाउन करते थे, मतलब अहमदाबाद, छोटे शहर कलोल में मैं रहता था, कलोल से अहमदाबाद हम लोग रोज ट्रेन पकड़ के जाते थे। तो मैंने अपनी पहली कहानी लिखी जो 9 अप डाउन करने वाले जो लड़के हैं, और हिंदुस्तान में बहुत लोग अप डाउन करते, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत लोग करते, तो क्योंकि छोटे शहरों से बड़े शहर में आना, कॉलेजेस सब वहाँ पे होते। तो नॉटी 9 नाम की एक स्टोरी मैंने लिखी। क्या नाम बोला सर? नॉटी 9। 9 नॉटी लड़के हैं जो जाते और उनके एक्सपीरियंसेस जो, तो वैसी कहानी थी। और मुझे खुद नहीं पता था कि इसको स्क्रीन प्ले कहते हैं, मगर मैं बिकॉज आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, तो मैं डिस्क्रिप्टिव बहुत हूँ, मैं विजुअली बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मैं बहुत डिटेल में, मतलब एक साइड पे राइट हैंड साइड पे मैं सीन लिखता था और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं ड्रॉ करके बनाता था कि ये यहाँ खड़ा रहेगा, ये यहाँ खड़ा रहेगा, कैमरा ऐसे जाएगा। मतलब मुझे नहीं पता था कि इसको फ्रेम बोलते हैं। आपके डायरेक्टर साहब हंसेंगे मुझ पर, आकाश जी सॉरी, मेरे को नहीं पता था इसको फ्रेम बोलते हैं। तो मैं ना उसको, जैसे हम लोग ज्योमेट्री में करते वैसा PQRS ऐसा एक रोम्बॉइड बना के, रेक्टेंगल बना के बोलता था, कैमरा कवरेज जोन, और उसके अंदर यहाँ से आदमी आएगा, यहाँ पे जाएगा। तो बहुत डिटेल, मतलब मैंने एक सीन लिखा था वो कुछ 16 पन्ने का था, बहुत डिटेल में। तो लिखने की शुरुआत वहां से, किसी ने पैसे नहीं दिए, किसी ने कहानी के लिखो, किसी ने कोई एनकरेजमेंट, कुछ नहीं था, पता भी नहीं था कि लिख के क्या करूंगा। मगर लिखना ऐसी चीज है कि वो स्वायत्त सुख है, आपने खुद ही लिखा, आप ही मजे ले रहे हो, है ना। तो वो करके शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे कॉलेज में आया, फिर लोगों को पता चला, मैंने खुद भी बहुत बेइज्जती के साथ में ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि मैं राइटर हूँ। अब जितना लोगों को बोला, तो लोगों को प्रूव भी तो करना पड़ेगा कि आप राइटर हो, तो लिख के दिखाना भी पड़ेगा। किसी को बोला मैं पोएट हूँ, उससे बोला दिखा पोएट्री, तो लिख के दिखा, बोला ये तो हिंदी में, गुजराती में लिख के दिखा, तो गुजराती में। फिर उर्दू के दोस्त उन्होंने बोला ये सब बकवास है, उर्दू है जबान है पोएट्री की, आप उर्दू में लिखो। तो फिर 1-1.5 महीना मैंने दाग, मोमिन, फिराक, गालिब सारे पढ़ लिए, और फिर बाद में उर्दू में लिखना शुरू कर दिया। तो जितना मैं बोलता गया लोगों को, और लोगों ने चैलेंजेस फेंकते गए, वही मेरा एजुकेशन था, वही सीखता गया। फिर एक्चुअल फॉर्मल एजुकेशन जिसको बोलते हैं राइटिंग का, वो थोड़ा लेट हुआ। कॉलेज में मैंने लिटरेचर लिया, लिटरेचर पढ़ा, ड्रामा कॉलेज में गया, ड्रामा पढ़ा, फिर काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई, नाट्य शास्त्र, एरिस्टोटल का पोएटिक्स, कंपैरेटिव एनालिसिस, ये सब करके फिर नाटक करने शुरू किए, फिर नाटक लिखने शुरू किए। उसके बाद सीरियल मिली मुझे, आई वाज इन 2nd ईयर कॉलेज। नाट्य शास्त्र जो है वो पूरा स्टडी किया हुआ है आपने? हाँ, 2 साल हमारे पढ़ाई में था, इट वाज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, तो बहुत डिटेल में। हाँ, एज ए स्क्रीन प्ले राइटर आपने नाटक भी किए और नाट्य शास्त्र को भी स्टडी किया, वो डीप स्टडी किया आपने। हाँ, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी, क्योंकि आज जो सीखा है वो लिख दो कल, यू नो, तुरंत ही, ताकि वो फिर वो हाथ कंगन को आरसी के ना, वो प्रैक्टिस पड़ जाती है उसकी, कि अब अपन ने सिर्फ पढ़ा नहीं है, मगर अपन ने उसको लिख भी लिया, एक बार देख भी लिया कि अच्छा ये करने से ऐसा होता है, और 4 लोग को सुना दिया, तो वो बेइज्जत होने का डर नहीं होना चाहिए। सबसे एक क्रिएटिव आदमी को कभी बेइज्जती से नहीं डरना चाहिए। तो अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, सब 4 दोस्तों को सुना दिया। मेरी कविताएं दोस्तों ने छत के ऊपर से फाड़ के फेंकी, ऐसे बकवास है ऐसा बोल के। फिर मैंने बोला ठीक है, फिर उसी दोस्त के पास में मैं 1 हफ्ते बाद नई कविता लेके गया, उसने गले लगाया, उसने बोला यार कमाल लिखा है तूने, आउटस्टैंडिंग। तो बेइज्जती से, फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर ही आपको, इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप, यू नो। किसी ने कहा भी है कि फेलियर इज द बेस्ट ऑप्शन टू सक्सेस। फेलियर इज द बिगेस्ट टीचर, राइट। फेल करके ही सीखता है आदमी। और आपने जैसा बोला सब फटाफट किया, तैयार किया, और आजकल तो वैसे भी रील्स का जमाना है, लोग 1 मिनट में ही पूरा बायोडाटा स्टडी कर लेते हैं। करेक्ट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज रूलिंग। बट वही है कि आपके पास में टाइम कितना है इस विशाल ब्रह्मांड में, एक छोटी सी धरती पे, एक छोटे से देश में, एक छोटे से शहर में, एक छोटी सी जिंदगी आप जी रहे, कितना जी लेंगे, 80 साल 100 साल, उसमें बहुत काम करना है। बहुत हो गया सर, 80-100 भी बहुत हो नहीं, मैं तो चाहता हूँ सब लोग 100 साल जिए, पर उतने टाइम में आप जितना टाइम वेस्ट करेंगे बाकी चीज़ों में, डर में, झिझक में, हेजिटेशन में कि शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट, ये आप करो। करने में क्या होगा, या तो आप सक्सेसफुल होगे, या तो आप फेल होगे। आप नहीं करोगे तो 100% फेल होगे। बिल्कुल।
you know, you lose out on every ball that you don't play, right? तो मतलब उतर जाओ मैदान में, लिखना शुरू करो, काम करना शुरू करो, एक्टिंग जो करना है, जस्ट कीप डूइंग थिंग्स, अपने आप सीख जाते हैं, अपने आप बेटर हो जाते हैं, राइट? तो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। मैं जब से रियलाइज किया कि लिखना है, तब से बस लिख रहा हूँ एवरी डे, यू राइट। पर आपका पैशन है लिखना, मतलब आपको अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट है, इसीलिए आप उसमें एकदम बहुत अच्छे लेवल पर आप कर पाते हैं। हाँ, पैशन है। यू नो, किसने कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, बहुत फेमस लाइन है फिलॉसफी में। आई ऑलवेज थिंक दैट आई राइट देयरफॉर आई एम। राइटर होना वो इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस, और मैं बनना नहीं चाहता था। मैं ऑलवेज आई वॉज अ डायरेक्टर। जब मैं थिएटर करता था, जब मैं टीवी करता था, सो आई हैव डायरेक्टेड डेली सोप्स, आई हैव डायरेक्टेड लॉट ऑफ स्टफ, मैं डायरेक्टर था। लेकिन चूंकि मुझे जो मटेरियल आता था उससे खुशी नहीं होती थी, तो फिर मैं खुद लिखने लगा। फिर खुद लिखने लगा तो वो सक्सेसफुल हो गया, वो चलने भी लगा। तो वो ऐसा हो गया कि एक वो राइटर की पहचान बन गई। उसके बाद में जैसे लहू मुंह लग गया, ऐसा खून चख लिया शेर के मुंह में खून। हाँ, तो लिखने का जो मज़ा है या उसका जो एक्साइटमेंट है, देयर इज अ हाई व्हेन यू डू गुड वर्क। तो दैट कीप्स मी गोइंग। पैशन तो है ही, आजीविका भी है, आई मीन इट्स माई ब्रेड एंड बटर। सो काम भी है, एंड बट इट्स नाउ, अब इतने साल हो गए ना, आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू अश्विन, इट्स नॉट रियली नाउ अबाउट पैशन और मनी, इट्स अबाउट लेगेसी, इट्स अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू लीव बिहाइंड। मैं क्या छोड़ के जाऊँगा, क्या करके जाऊँगा। अब थोड़ा आपके मोटिवेशन आपका कार्य वही है, पर उस कार्य को करने के हेतु जो है वो बदल सकते हैं। तो कोविड के बाद ये बदला है, आने के बाद, या कोविड से पहले से आपके विचार ऐसे थे? हाँ, थोड़ा कोविड से भी फर्क पड़ा है, बिकॉज काफी लोग, क्योंकि कोविड में हमने इतने लोगों को जाते हुए देख लिया अपने आमने सामने। तो डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? ये बहुत खतरनाक डिबेट है। डू आई बिलीव इन डेस्टिनी और डू आई बिलीव इन फ्री विल? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है अश्विन, इस पे हम शाम तक बात कर सकते हैं, मतलब पूरा दिन निकल जाएगा। बट आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ स्टडिंग साइकोलॉजी, फिलोसफी, लिटरेचर, व्हाटएवर, जो मुझे लगता है, आई एम अ बॉर्डरलाइन एथेइस्ट, आई एम एन एग्नोस्टिक पर्सन, तो मैं एज सच डेस्टिनी में बिलीव नहीं कर सकता या नहीं करना चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक फ्री विल होती है, और अपनी चॉइसेस से हम अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, एंड वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चॉइसेस। ये आई बिलीव दिस वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि अगर नहीं होगी, अगर मान लीजिए कोई फ्री विल ही नहीं है, फिर तो आदमी कुछ भी करेगा, क्योंकि फिर तो कोई चॉइस की सवाल ही नहीं है। फिर तो आप हर चीज़, भाई मैंने 7 मर्डर कर दिया क्योंकि मेरी डेस्टिनी में लिखा था, ये नहीं। तो एक मॉरल स्टैंड पॉइंट से बहुत ज़रूरी है कि यू बिलीव इन अ फ्री विल। बट मेरा ऐसा कहना है कि साइंटिफिकली लोग बोलते हैं कि नहीं, इट इज़ ऑल प्री डिटरमिन्ड, वी आर अ स्लेव टू आवर DNA, वी आर अ स्लेव टू द सर्कमस्टांसेस दैट वी ग्रो इन, और हमारी अपनी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है। हमारा हर डिसीजन जो है वो हमारे सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होता है, और उसकी वजह से हो रहा है। उसमें जेनेटिक्स भी आ गए, जहाँ पे हम पले बड़े वो चीज़ें भी आ गई, जो हमने पढ़ा लिखा, जो लोग हमारे संपर्क में, ये सारी नेचर एंड नर्चर दोनों का मिलके, विच आई अग्री टू अ लार्ज एक्सटेंट, आई अंडरस्टैंड दैट साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट ऑल्सो। बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्री विल जो है ना, वो वेदर जैसी चीज़ है। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम जनवरी में ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जून से सितंबर के बीच बारिश होगी, लेकिन हम जनवरी में ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 15 जून को कहाँ कितनी बारिश होगी। उसके लिए आपको 14 जून तक आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है फ्री विल भी वैसी ही एक चीज़ है। Given the set of circumstances, there is a certain randomness and there is certain chaos in every person. When you make choices based on that chaos, that is your free will. Right. वही free will. कितना अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया आपने। इससे साबित होता है कि मैं बहुत फालतू बैठा हूँ और मेरे पास सोचने के लिए बहुत टाइम है। नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। I hope so. तो मयूर, कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट जो अब तक का बेस्ट स्क्रीन प्ले उसमें आपने किया हो, या सारे प्रोजेक्ट आपके बेस्ट रहे हैं, या किसी में ऐसा कुछ चैलेंज आपने फेस किया हो कि यार इस स्क्रीन प्ले को करने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, या कुछ हो नहीं पा रहा उस हिसाब से? मुझे सबसे ज़्यादा जो प्यार मिला है लोगों का, वो ओम शांति ओम की वजह से मिला है। सो आई कैन नॉट डिनाई दैट माई लाइफ इज़ बिफोर एंड आफ्टर ओम शांति ओम।
यू नो जब मैं ओम शांति ओम हम लोग जब बना रहे थे और फरहा मैम ने मुझे बुलाया था लिखने के लिए पहली बार, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। फिर बाद में कुछ बातें हुई तो मैंने छोड़ भी दी फिल्म। फिर उन्होंने वापस बुलाया मुझे, तो बोला तू पागल है, इतनी बड़ी पिक्चर तो छोड़ रहा है। आई वॉज अ नोबडी एंड शी हैड फेथ इन मी विच इज़ अमेजिंग। तो शी सेड कि नहीं तू लिख ये पिक्चर। मैंने कहा नहीं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो थोड़ा मैं बहुत ही आई विल टेक इट एज माई इग्नोरेंस, मैं बहुत बेवकूफ़ था और बहुत ही अमेच्योर और बहुत ही यंग था, तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी था। ये सब मेरी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है, रेड चिलीज़ की किसी की कोई गलती नहीं है। मगर मैं बेकार की बातों पे मतलब झगड़ रहा था कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ऐसी मतलब ये मेरा बचकानापन था। खैर फरहा ने मुझे घर बुलाया, खाना खिलाया और बोला तू पागल है मयूर, योर लाइफ विल बी नोन बिफोर एंड आफ्टर ओम शांति ओम। This is that bigger film. I can see it. I know what I'm making. So and I trust her blindly. So I said ठीक है मैम, आप बोल रहे हो तो मैं करता हूँ। तो फिर मैंने वो फिल्म लिखी। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार उस फिल्म की वजह से मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। बट आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ माई फर्स्ट फिल्म मेरे यार की शादी है, जो आज भी पैंडेमिक में हमने वापस देखी फैमिलीज़ के साथ में एंड ऑल ऑफ दैट। और पैंडेमिक में बहुत लोगों ने देखी एंड दे मैसेज मी सेइंग दैट फिल्म हैज़ नॉट एज्ड, इट्स स्टिल वंडरफुल। और बहुत बोल्ड थी अपने टाइम के हिसाब से। हम लोग यशराज में बना रहे थे, उनके कुछ टेनेट्स होते हैं, उनके एक तरीके होते हैं कुछ फिल्म बनाने के, उन सब के थोड़ा बहुत अगेंस्ट जाके, या मतलब उन्हें हमसे पहले की पिक्चरों में कहा गया लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन हमने कहा नहीं हो सकते हैं। और हमने उदय और बिपाशा का कैरेक्टर वैसा बनाया कि दे आर जस्ट फ्रेंड्स, यू नो। सो वी वांटेड टू डू न्यू स्टफ। उस पिक्चर में क्लाइमैक्स नहीं है, लास्ट के 4 सीन जो हैं दे जस्ट टॉकिंग, 2 people टॉकिंग, यू नो। इट्स वेरी 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 बोल्ड एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक। मतलब इतना फ्रंट फुट पे खेले हम लोग, केवल राइटिंग पे, सिर्फ डायलॉग और सिर्फ स्क्रीन प्ले के जोर पे खेले उस पिक्चर में, और किसी चीज़ पे डिपेंड ना करके। तो मुझे बहुत लगता है कि पहली फिल्म से बड़ी हिम्मत के साथ में हमने किया काम। बट आई लव एवरीथिंग दैट आई राइट। मतलब मुझे तो प्रिंस और ब्लू भी पसंद है, फ्लॉप हो गई तो ठीक है, अलग बात है, हमने तो बड़ी मेहनत की थी, हमने तो कोशिश की। राइटर तो कमाल की फिल्म है। हाँ, धीरे धीरे कई लोगों ने प्रिंस अभी डिस्कवर किया और बोल रहे वो वक्त से थोड़ी आगे थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। कई लोगों को लगता है कि ब्लू में भी कुछ चीज़ें बहुत सुंदर थी, बट हाँ, दे वर इम्परफेक्ट फिल्म, दे वर नॉट अप टू द मार्क। प्रॉब्ली वी कुड हैव वर्कड हार्डर, प्रॉब्ली वी कुड हैव डन समथिंग डिफरेंट, बट यू लर्न। राइट। तो ओम शांति ओम जो आपने की रेड चिली प्रोडक्शन की जी, तो एज ए स्क्रीन प्ले राइटर शाहरुख सर के साथ आप बैठे होंगे, उन्होंने भी डिस्कस किया होगा। नहीं, शाहरुख सर स्क्रीन प्ले राइटर नहीं है, वो तो स्टार हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, तो उनके साथ ऑफ कोर्स हम लोग बैठते हैं। और शाहरुख सर वो इंसान नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूट है, वो अपने आप में एक ब्रह्मांड है। वो दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से, वो तो हमारे लिए भगवान समान ही हो गए। he is amazing, he's fantastic, he lets you, the greatest thing about Shah sir is that he trusts his technicians. So he's a director's actor, he's a writer's actor. आप क्या बना रहे हैं, एक बार आप पे उन्होंने फेथ रखा है, फिर वो आपको काफ़ी छूट देते हैं, काफ़ी खुला छोड़ते हैं। ये कॉन्फिडेंस और ये सिक्योरिटी आपके अंदर होना, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लोगों में नहीं होती है, बड़े बड़े एक्टरों में नहीं होती है, बड़े बड़े स्टार्स में नहीं होती कि इस आदमी को ये काम सौंपा है ना, अब उसको करने दो, पूरे बिलीव के साथ, पूरा बिलीव के साथ, फ्री करके। बहुत बहुत कमाल। मतलब ही इज जो देखिए, वेयर डज ट्रू पावर कम फ्रॉम? True power does not come from taking away powers from others. Right. It comes from empowering others. Wow. आप जितना औरों को एम्पावर करेंगे, आप जितना औरों को अपलिफ्ट करेंगे ना, उतने आप पावरफुल बनते हैं। क्या? ये पावर का बेसिक इक्वेशन है। तो वो शाह सर में है, वो औरों को एम्पावर करते हैं, वो एक अननोन राइटर को सबसे बड़ी फिल्म दे देते हैं, यू नो, वो उनका ये है। मतलब आप देखिए हैप्पी न्यू ईयर में द कैमरामैन इज मानुष नंदन, उसने ये उसकी पहली फिल्म है। इमेजिन the biggest film of India is given to a cameraman whose its first film. He's been an assistant, उसने काफ़ी काम किया, he's a fantastic guy, मानुष बहुत अच्छा शूट किया, बहुत अच्छा काम करता है। But to empower a young upcoming first assistant cameraman को लेके बोला तू पिक्चर शूट करेगा मेरी, तो ये दूसरों को एम्पावर करने वाली जो ताकत होती है, ये स्टार्स में होती है, ये AR रहमान में है, शाहरुख खान में है, प्रीतम में है। अगर प्रीतम ने अरिजीत को नहीं मौका दिया होता, सचिन जिगर को मौका, कहाँ होते ये सब लोग? इन सबको उसने एम्पावर किया, उसने अपने यहाँ बुलाया, यू नो, एक एक करके ही क्रिएटेड एन इंडस्ट्री एंड इकोसिस्टम अराउंड दीज पीपल, दे डू दैट। तो शाह सर से वो सीखने वाली चीज़ है कि आप अपने आसपास एक इकोसिस्टम क्रिएट करें, खड़ा करें। Wow, that's great.
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू आंसर ओरिजिनल क्वेश्चन के डिड यू सिट विद शाहरुख सर फॉर स्क्रीन प्ले, नहीं, मेरे इतने भाग्य कहाँ के मैं उनके साथ दिन रात बैठ के स्क्रीन प्ले करूँ, वो क्यों करेंगे, मेरे वो मेरा काम है, वो उनका काम नहीं है। बट जब हम स्क्रीन प्ले डायलॉग कर रहे थे, जब हम ओम शांति ओम की स्क्रिप्ट लिख रहे थे या जब हैप्पी न्यू ईयर की स्क्रिप्ट भी लिख रहे थे, उनसे मिलना होता है, काफ़ी सारी बातें होती हैं। इनफैक्ट हम और बातें करते हैं, हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, उनके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, तो वी टॉक अबाउट दोज थिंग्स, वी टॉक अबाउट स्कूलिंग, वी टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम, वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, वी टॉक अबाउट, शाहरुख सर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आप उनसे दुनिया भर की बात कर सकते हैं, तो हम ये सब बातें करते हैं। मगर उन्हें भी बहुत शौक है लिखने का। ओम शांति ओम का एक पूरा क्लाइमैक्स उन्होंने लिखा था, एक्शन मतलब एक्शन का डिटेलिंग जो होता है वो कुछ 16 पेज का था या 11 पेज का था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितना, बहुत लंबा सारा उन्होंने खुद लिख के फिर मुझे ईमेल किया था कि ये मैंने लिखा है क्लाइमैक्स, तुम देख लो। फिर बाद में फिर मैं और फराह बैठे, फिर हमने अपने तरीके से किया। ओम शांति ओम के लेके फायर का इफेक्ट कहाँ से आएगा, मैं कहाँ से कूदूंगा, फिर ये कैसे होगा, फिर वो कैसे, मतलब एवरीथिंग उन्होंने बहुत डिटेल में। फिर हम लोगों ने बोला उनको कि शाह सर आप मत, ये हमारा काम है, हम करें, क्यों गरीबों के पेट पे लात मारो, आप मत लिखो, हम लिख लेंगे। बट वो एक होता है कंट्रीब्यूशन करने की जो एक यू नो एक डेडिकेशन, हाँ, तो आदमी स्टार वैसे ही बनता है ना। बिल्कुल। मतलब मैं आपको सलमान भाई के बारे में बताऊं, सलमान सर, हम लोग, मैं वो गाना कर रहा था चल बेटा सेल्फी ले ले रे, ठीक है, तो उसमें सलमान सर स्टार्टेड राइटिंग लिरिक्स, तो वो वर्ड्स भेज रहे थे प्रीतम को, तो प्रीतम मेरे को बोला तू लिख दे भाई आज शाम तक, वरना भाई लिख देंगे गाना। So, but that's, आदमी स्टार इसीलिए बनता है। Like, see now, you are an actor. You are taking the initiative to do this podcast, to do something, to bring people together. You are checking, and you are, after every 10 minutes, you are checking the frame. You are checking the audio. Why you are so invested? Why you are so involved? That's why. तो ये बड़े अच्छे एक्टरों की, बड़े स्टारों की निशानी होती है कि वो इन्वॉल्व रहते हैं पूरे प्रोसेस में, just like you. क्या बात है, थैंक यू। मैं तो बड़ा अभी कुछ हूँ नहीं, बन जाओगे तो बड़ा मुझे लगता है बनना भी नहीं है, बस हमारे बड़े, बट आई जस्ट से यू आर ऑन द राइट पाथ, ऐसे ही इंटरफेयर करते रहो। ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो मयूर सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं हमारी। तो स्क्रीन प्ले राइटिंग के अलावा भी कोई आपकी ऐसी हॉबी जो आप मिस करते हो? मिस करता हूँ ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे जो चीज़ें पसंद है मैं सब करता हूँ। मेरा मन करता है मैं छुट्टी लेके चले जाता हूँ पहाड़ों में या बीच पे। आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे दोनों, मुझे पहाड़ भी पसंद है और बीचेस भी पसंद है बहुत। सो इट डिपेंड्स, बट मैं ऑल्टरनेट करता रहता हूँ दोनों के बीच में। पहाड़ थोड़े ज़्यादा पसंद है इसीलिए कि क्या होता है ना, स्पेशली इंडिया में हम रहते हैं, अगर आप हिमालय चले जाओ या इवन वेस्टर्न घाट्स चले जाओ, द स्कोप एंड द स्केल ऑफ अ माउंटेन, इट मेक्स यू रियलाइज हाउ स्मॉल यू आर। yes. तो वो जो पहाड़ों में जो कंटेम्पलेशन होता है कि आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं पहाड़ को, आपको रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना तुच्छ हूँ, मुझ में कुछ भी नहीं है। क्या बात है। नेचर कितनी बड़ी चीज़ है, कितना कमाल है। तो आई दैट इज़ अ नेचुरल। हमारे एपिसोड में मंदार वाटकर आए थे, हाँ, तो उनको ट्रैवल का बड़ा शौक है। हाँ, तो वो भी अपना बाइक लेके पहाड़ों के आसपास निकल जाते हैं। हाँ, उनको भी जस्ट लाइक यू पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है इंडस्ट्री में लोगों को पहाड़ ज्यादा अच्छे लगते हैं, नो, नेचर से ज्यादा प्यार है। हाँ, मतलब या तो नेचर से ज्यादा प्यार है या जहाँ रील अच्छी बन जाए। ये बात सही कही आपने। ये बात तो बहुत सही कही आपने। तो कुछ ऐसा बताइए जो आपकी लाइफ में कुछ एडवेंचर कुछ रहा हो कभी, या कुछ ऐसा हुआ हो जिसे करने में बहुत मजा आया हो, कुछ एडवेंचर सा कुछ रहा हो, ऐसा कोई वाकया? मैं बताऊं, एडवेंचर तो बहुत हैं। अच्छा। और कुछ बताए जा सकते हैं, कुछ नहीं बताए जा सकते। और जो अच्छे वाले वो नहीं बताए जा सकते। नहीं बताने वाला पहले बताइए वो कौन सा एडवेंचर है। बट मैं बताऊं, एक राइटर के लिए जो सबसे ज्यादा एडवेंचरस चीज होती है ना, वो क्या होती है कि पहला प्यार। अच्छा चलो पहले प्यार के बारे में भी बता देता हूँ। पहला प्यार तो खैर बहुत बचपन में था, केजी में पढ़ता था मैं, किंडरगार्टन में, सीनियर केजी में। तब मेरी टीचर थी, फुलवन टीचर, अभी भी मेरे को याद है। टीचर से प्यार होता है बहुत। तो मैंने डिसाइड कर लिया था मैं फुलवन टीचर से शादी करूंगा। वो बड़ी क्यूट थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ा ध्यान रखती थी हमारा। तो वो तो पहला। उसके बाद कई छोटे मोटे, लेकिन जो एक होता है ना बड़ा वाला कि आप जिसमें मर गए, वैसा वाला। सो देयर वाज अ गर्ल इन माय क्लास, आई यूज्ड टू लव हर और आई यूज्ड टू फील कि भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। अब क्या है, मैं रहता था
कलोल, नॉर्थ गुजरात में एक छोटा सा टाउन है कलोल, और कलोल से 25-30 किलोमीटर पास में है गांधीनगर जो कैपिटल ऑफ गुजरात है, और इन दोनों शहर से 25-25 किलोमीटर की दूरी पे अहमदाबाद है जो कि बड़ा सिटी। ये तीनों ट्रायंगल में है, मतलब कहीं से भी कहीं आप जाएंगे तो आपको करीब 1 घंटा उस ज़माने में लगता था बाइक पे या इस पे। तो वो 12th में दूसरी स्कूल में पढ़ने जाती थी और वो गांधीनगर रहती थी और मैं कलोल रहता था। ठीक है, और मेरी क्लास अहमदाबाद में बहुत दूर एक एरिया है ड्राइव इन, वहाँ पे होती थी। तो मैं घर से सुबह 3:30-4 बजे उठता था सर्दियों में, ठिठुरता हुआ, कांपता हुआ, नहा धो के, और फिर अब जैसे मेरा घर कलोल में वो रेलवे की पटरी है उसके इस तरफ घर है मेरा, और जो बस स्टॉप है वो रेलवे की पटरी के उस तरफ है। तो अब उस तरफ बस स्टॉप है, यहाँ पे मेरा घर है। अगर मैं ऐसे क्रॉस करके जाऊँगा और बस पकड़ूंगा और बस, तो मेरे को थोड़ा लेट हो जाएगा। अगर मैं इधर आऊँगा तो बस घूम के फाटक क्रॉस करके यहीं पे आती है, तो मुझे 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मगर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से जो जहाँ पे बस सेकंड स्टॉप है वहाँ रुकेगी, उस पोर्शन के बीच में एक मार्केट यार्ड आता है। मार्केटिंग यार्ड मतलब कि जहाँ पे सारे अनाज, धान, ये सब रखा जाता है, लोग आते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं पूरे दिन। तो आसपास के 80 गाँव का सबसे बड़ा मार्केटिंग यार्ड वहाँ पे है। और वहाँ मार्केटिंग यार्ड में चूहों की साइज ये है। अब ये चूहों की साइज है तो कुत्तों की साइज क्या होगी? तो बड़े खतरनाक कुत्ते। आपने पूरा मतलब एकदम डिटेलिंग कर दी। हाँ, मतलब पूरा स्क्रीन प्ले कर दिया इसका भी। हाँ, अरे अभी तो सुनो, ये तो सेटअप है। अच्छा, स्क्रीन प्ले तो अब शुरू होगा। तो मैं सुबह 4:15-4 बजे उठता, नहाता और भाग के अपने घर से, बस तभी निकलती जब मैं अपने घर से निकलता हूँ, और जब तक वो फाटक क्रॉस करके आएगी तब तक मुझे यहाँ पहुँचना है। तो मैं मार्केटिंग यार्ड की दीवार फांद के कूदता, जैसे ही मैं लैंड करता अंदर मार्केटिंग यार्ड में, सारे कुत्ते उठ के भौंकना और पीछे, फिर मैं भाग के मार्केटिंग यार्ड, वो 30 सेकंड में क्रॉस करना होता है। तो इट वॉज अ स्प्रिंट। मुझे लगता है उन दिनों मैं उसेन बोल्ट से ज़्यादा तेज़ भागता था, तभी मैं कुत्तों से बच पाया। और मैं क्रॉस करके जाता था, मैं पहुँचता था और बस आती थी, फिर बस में बैठता था। बस में 3 लोग होते थे, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक मैं। सर्दियों की सुबह कौन आएगा बस में इतनी, और बस में खिड़कियां नहीं होती थी, तो खकड़ खकड़ पूरी बस हिलती थी और ठंडी हवा चलती थी, और बहुत खराब हालत में ठिठुरते हुए मैं 6 बजे कलोल से निकल के गांधीनगर पहुंचता था। गांधीनगर पहुंच के बड़े रास्ते हैं, बड़े चौड़े रास्ते हैं वहाँ पे, लाइक चंडीगढ़ ना, चौड़ी सड़कें, और सड़क के दोनों तरफ देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ फॉरेस्ट्री काइंड ऑफ वुड्स हैं, मतलब पेड़ हैं बहुत सारे। तो मैं इस तरफ छुप के एक पेड़ के पीछे खड़ा रहता था, और वो अपने घर से निकल के आती थी, और वो आके रोड पे रुकती थी, और उसकी बस आती थी और वो बस में बैठ के चली जाती थी। सिर्फ इतनी देर उसको देखने के लिए, इतनी देर देखने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स ली आपने। तो ये अगर ये एडवेंचर में, प्यार से बढ़ के एडवेंचर क्या है? तो ये सब मैं करता था। में सुकून भी बहुत मिलता होगा ना कोई नहीं पाने के लिए। हाँ, वो देख के बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ चलो। ये कुत्ते जब बीच में एंट्री मारते होंगे तो वो धर्मपाल जी का डायलॉग याद आता होगा, कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। बट इट वाज, हम लोगों ने अपने यंग टाइम में बड़े एडवेंचर इस टाइप के किए हैं और देखे, और इट वाज वेरी रिस्की, इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फ्यूचर को रिस्क कर दिया ना, बिकॉज पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दिया, 6 महीने यही आवारागर्दी और बेवकूफ़ी करते रहे। मगर मुझे लगता है वो जो एक इंटेंसिटी होती है किसी भी एहसास की, वो आपके लिए जीना बहुत ज़रूरी है एज अ राइटर। बहुत ज़रूरी है कि आप प्यार करें तो टूट के करें। जगह जब आप रिस्क लें तो फिर पूरी तरह अपने आप को बर्बादी कर दें आप, यू नो, उस लेवल का पागलपन होना चाहिए, तब आप जो भी करेंगे शिद्दत से करेंगे। आज जब मैं लिखता हूँ तो मैं 16 घंटे लिखता हूँ, तो क्यों लिख पाता हूँ? इसीलिए लिख पाता हूँ क्योंकि वो पैशन है। हाँ, क्योंकि अब लिखने से प्यार है, अब तो वो नहीं रही ना। अब वो तो प्यार जिनसे था वो तो चले गए सब, तो अब लिखने से प्यार है, तो उसी के पीछे लगाओ। बट आप जितना लिखने से प्यार करते हैं वो देखकर लगता है कि आपकी लेखनी में वो नजर आता है। कोशिश तो यही है कि जो एहसास की तीव्रता है, जितना आप इंटेंसली फील करते हैं, उसका एक अच्छा बड़ा अंश भी अगर आ जाए आपकी लिखावट में, क्योंकि इतना तो आपको पता है कि एक बार आपने लिख दिया, उसके बाद जब वो दुनिया में जाएगा, चाहे वो फिल्म के तौर पे आए या सीन बन के आए, तो वो डाइल्यूट होता जाएगा, बिकॉज कोई और परफॉर्म करेगा, कोई और डायरेक्ट करेगा, कोई और लाइटिंग करेगा, कोई और कैमरा करेगा। तो आपने जिस तीव्रता के साथ लिखा है वो थोड़ा कम होते जाएगा, राइट? तो आप इतना ज़बरदस्त लिखें, आप इतना इंटेंसली वो काम करें कि वो डाइल्यूट होने के बाद भी थोड़ा मीनिंगफुल रहे। राइट, क्या बात है।
Very तो nice. दैट्स द आइडिया। एक मिनट, ये मक्खी आ रही है, मुझे नमक हलाल फिल्म की याद आ गई। मक्खी घूमी जा रही है। तो अमिताभ जी ने कैसे मारा था इस मक्खी को, वैसे तो हम कर नहीं सकते। सेठ नथुलाल की मूंछों में घोंसला बना के वो तो- देखो तो साली को। वो तो कमाल का सीन हो गया था। तो ये मक्खी घूमे जा रही है। सो व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट टीचिंग इज दैट ऐसा नहीं है कि मैं बनना कौन मतलब ऐसा सोचता है कि मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा, बहुत कम लोग सोचते हैं वैसा। इंस्टीट्यूट में आप कराते हैं जी। तो वहाँ सारे बिग शॉट ही आते होंगे, मतलब सब बड़े। नहीं, एक्टर प्रिपेयर्स में जो मेरा कोर्स है, जो स्क्रीन राइटिंग का कोर्स है, वो तो बहुत शायद इंडिया का सबसे सस्ता 3 महीने का डिप्लोमा है वो। इट्स वेरी चीप, इट्स कोई भी आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। देयर आर स्कॉलरशिप्स आल्सो, अगर आप रियली टैलेंटेड हैं ये हैं तो वी कट डाउन द। हमेशा यही रहता है सर कि जब भी कुछ स्टडी का कुछ ऐसी चीजें आती है तो मैं ऑडियंस को हमेशा ये बताना चाहता हूँ कि गरीब परिवार के लोग या मिडिल क्लास फैमिली के जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। बिल्कुल। जैसे हमारे इसमें डॉक्टर आए थे, शिवम डॉक्टर आए थे जी। तो उन्होंने बोला कि हम कैंसर, मैं किसी को मना नहीं करता, अगर पैसे नहीं भी हैं तो मैं सिखाता हूँ। करेक्ट। मैं कीमो, इम्यूनिटी थेरेपी सब देता हूँ। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं राइटर्स एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में था 2 साल तक। तो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन जीत के मैं गया ईसी के अंदर। तो बड़े सारे हम लोग बड़े बदलाव उस वक्त हम लोग लेके आए। आज जो राइटर्स एसोसिएशन जो SWA बना है, जो पहले FWA था, उसको हम लोगों ने चेंज किया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया और उसको काफ़ी बड़े पैमाने पे लेके गए। लेकिन उन दिनों जब मैं वहाँ काम कर रहा था, हमारे प्रेसिडेंट जलीस शेरवानी साहब हुआ करते थे। जलीस शेरवानी बहुत कमाल के राइटर थे, उन्होंने हुड़ हुड़ दबंग ये सब गाने उन्होंने लिखे, बहुत ग्रेट थे वो। खैर, तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि राइटर्स एसोसिएशन में जो राइटर होते हैं उसकी फीस कितनी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो एंट्री फी है वो आप सबसे सस्ती, इंडस्ट्री में सबसे सस्ती फीस, एज अ राइटर यू कैन बिकम अ क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, आपके पास कार्ड आ जाएगा, आप लेजिटिमेट राइटर हो, तो वो सबसे सस्ता है राइटर्स एसोसिएशन का। लेकिन उसकी टीयरशिप मेंबरशिप में एसोसिएट राइटर, फेलो राइटर, रेगुलर राइटर और फिर लाइफ मेंबर। तो लाइफ मेंबर का जो होता है, हम लोग सोच रहे थे लाइफ मेंबर का कितना रखे, तो उस वक्त 10,000 रुपये थे। तो हमने कहा ठीक है 10,000। तो जलीस भाई ने बोला नहीं, इसको 25,000 कर दें। तो हमने कहा कि देखिए जलीस भाई, अगर मैं एज अ राइटर अगर हर साल मेंबरशिप लेता हूँ तो हर साल का 100 रुपया गिन के अगर मैं 10 साल करूँ तो भी 1,000 ही रुपये होते हैं। अगर मैं 100 साल करूँ तब भी 10,000 रुपये ही होते हैं। तो एक आदमी की जिंदगी 100 साल से तो ऊपर है नहीं, तो 10,000 से ऊपर तो इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता, ये 25,000 रुपये क्यों हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा लाइफ मेंबरशिप सबके लिए नहीं है, आप रेगुलर मेंबर बनो, वो तो 2,000 रुपये में ही है। करेक्ट, आप 100 रुपये हर साल भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ मेंबर कौन बनना चाहता है? लाइफ मेंबर वो बनता है जो प्रिविलेज्ड है। इट्स अ प्रिविलेज टू बी अ लाइफ मेंबर कि आज मुझे इस इंडस्ट्री ने, मेरे भाइयों ने इतना कमा के दिया, ऑडियंस ने मुझे इतना कमा के दिया, मेरी फिल्में इतनी हिट हुई है, मेरे पास आज इतना पैसा है कि मैं 25,000 रुपये दे सकता हूँ जो वेलफेयर में काम आए, मेरे बाकी राइटर्स के काम आए। तो एक स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तो मैं भी बिलीव करता हूँ जो विस्लिंग वुड्स में मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लाखों रुपए देके आए, जो एक्टिव प्रिपेयर्स में स्टूडेंट्स हैं वो कुछ हज़ारों देके आए। मगर आप ट्विटर पे आ जाइए, आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, मेरे डीएम्स ओपन है, किसी भी सवाल को मैंने कभी ना नहीं किया, किसी को भी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सही ऑनेस्टली जो जवाब देना चाहिए कि आप इंडस्ट्री में, ऐसे कोई जवाब नहीं, ऐसे कोई सवाल नहीं जो मैंने बचा के रखे अपने स्टूडेंट के लिए। या ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपये वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग जवाब है और विस्लिंग वुड्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग जवाब है। सेम हर एक प्रश्न का जो सही जवाब है वही होगा, चाहे आपने मुझे ट्विटर पर पूछा है, चाहे इंस्टाग्राम पर पूछा है, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं और क्लास में आए। हाँ, एक 1-on-1 पढ़ने की बात अलग होती है, एक उसकी एनर्जी, उसकी वाइब अलग होती है, लेकिन मैं एजुकेशन से 1 रुपया कमाना नहीं चाहिए। इट शुड बी फ्री एंड एवरीबॉडी। देखो मक्खी, आप फ्री तो आई बिलीव कि हर एक के लिए पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। बात करेंगे, इतने स्वीट आंसर देंगे तो ये आ ही जाती है मक्खी। क्या करें बताइए, पूरा एपिसोड विद मक्खी चलिए, डेडिकेटेड टू राजा मौली सर। तो द मक्खी स्पेशल, मक्खी पुराण कुछ एक पॉडकास्ट विद अश्विन वर्मा, मक्खी स्पेशल विद स्वीट पर्सन मयूर एंड स्वीट पर्सन अश्विन। दोनों के पास ही आ रही है सर। बिल्कुल। तो हम अपना सब्जेक्टिव भूल गए मक्खी के चक्कर में। तो क्या था हमारा सर? हाँ, मतलब आपने भी मना नहीं किया जी। और मयूर सर हैं, मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगा, स्क्रीन प्ले के लिए, स्क्रीन प्ले एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो पूरी फिल्म को हिट भी कर सकता है और पूरी फिल्म को फ्लॉप भी कर सकता है। अगर समझ में ही नहीं आ रही फिल्म किस दिशा में जा रही है, इमोशंस ही नहीं जुड़ रहे हैं, तो वो स्क्रीन प्ले का कुछ मतलब नहीं है। करेक्ट। और स्क्रीन प्ले इतना स्ट्रॉन्ग काम करता है फिल्म के अंदर। तो मयूर सर से अगर आप भी कुछ पाना चाहते हैं
तो कुछ सीखना चाहते हैं तो परफेक्ट है एकदम आप। जितना मैं जानता हूँ, जो मेरा अनुभव है जी, जी, वो मैं शेयर कर आप सकता कितना हूँ। डिटेलिंग में हर चीज को आप करते हैं, आपकी लाइफ में भी आप इतना डिटेलिंग में काम करते हैं। या आपने जो अपने पहले प्यार का डिस्क्रिप्शन दिया वो तो पूरा स्क्रीन प्ले, मुझे लग रहा था फिल्म चल रही है सर, फिल्म चल रही है। हाँ। आपको तो कोई मना ही नहीं कर पाता होगा, आप स्क्रीन प्ले बोलते हो। तो थोड़ा मेरा हर चीज़ को बहुत बारीकी से और डिटेल में थोड़ा स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है। और वो पहले से, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था ओरिजिनली, मैं तो ह्यूमैनिटीज़ और लिटरेचर बाद में पढ़ा, मैं 12th तक तो मैं साइंस था। हर मैथ हर साइंस जो 12th तक होता है तो वही था। उसके बाद लेकिन इंजीनियरिंग में नहीं गया या डॉक्टरेट पढ़ने नहीं गया, उसकी जगह लिटरेचर चूज़ किया मैंने। लेकिन वो जो मेरे एक वैज्ञानिक प्रिंसिपल्स होते हैं या जो एक साइंस की स्टडी का जो एक लॉजिकल तरीका होता है पढ़ने का, एक वो है। तो उस वजह से मैं लिटरेचर में भी वही चीज़ें अप्लाई करता हूँ। मैं ये टैलेंट आपके अंदर गॉड गिफ्टेड ही है सर। नहीं बहुत मेहनत की है, ऐसा मत कहो। मेहनत तो की है आपने, मेहनत तो की है, लेकिन हाँ। एक गॉड गिफ्टेड होता है ना कि एकदम जिसे कहते हैं एकदम परफेक्ट स्क्रीन प्ले राइटर, वो आपके अंदर एक चीज नजर आती है। मे बी आई वॉज एट द राइट टाइम राइट प्लेस, आई लर्न फ्रॉम द राइट पीपल। मुझे ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग मिले जिनके साथ काम करने का मौका मिला। जब मैंने शुरुआत की अहमदाबाद में, तो जो मेरे पहले डायरेक्टर थे टीवी के लिए, हम टीवी सीरियल बना रहे थे, आई वाज हिज चीफ एडी। फर्स्ट जॉब आई गॉट बिकॉज आई वाज राइटिंग, मैं उनके लिए लिख रहा था। मौलिन मेहता उनका नाम था, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। तो लिखते लिखते एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं आपको मेरा लिखा हुआ अच्छा लग रहा है। बोला हाँ बहुत अच्छा, तू बढ़िया लिख रहा है तू। तो मैंने कहा मैं सेट पे आना चाहूँगा सर, मैं आई वांट टू बी अ डायरेक्टर। तो मैं मतलब बट मैं कुछ भी काम, मैं लाइट वाइट पकड़ लूँगा या स्पॉट बॉय बन जाऊँगा। तो ही स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड पागल है तू, यू आर सच अ गुड माइंड, यू विल बी माई चीफ एडी। आई सेड बट मैंने कभी शूटिंग नहीं किया, आप मुझे सीधा चीफ एडी बना रहे हो। बोलते क्या है 2 दिन में सीख जाएगा तू, वो कोई नहीं है, बट आई नीड योर माइंड, आई नीड यू टू इंटरेक्ट विद द एक्टर्स, आई नीड यू टू क्रिएट द सीन, आई नीड यू टू डू ऑल ऑफ दैट। तो अच्छे मेंटोर्स, उस पहले डायरेक्टर ने मुझे ही taught me how to visualize in frames, कि जो फ्रेम की ज्योग्राफी है वही इंपॉर्टेंट है, जो लेफ्ट है और राइट है वही इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ की ज्योग्राफी का कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने सीखी। उसके बाद दूसरे गुजरात में बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे निमेश देसाई, उनकी डेथ हो गई अभी, और बहुत गुस्से वाले थे, बहुत गुस्से वाले। मतलब ही वॉज आई एम नॉट जोकिंग, वो लोगों के खाने में थूक देते थे अगर उनको गुस्सा आ जाए तो, कि यार मेरा काम चल रहा तो सैंडविच खा रहा है आप थू, वैसा। तो बहुत ही मतलब ऐसा कहते हैं उनके लिए, बड़े जल्लाद और जालिम किस्म के इंसान थे। बट मैंने 6 महीने उनके साथ काम किया, उनके लिए एक शो डायरेक्ट किया मैंने, गुजरात अहमदाबाद दूरदर्शन का पहला डेली शो, बड़ा 150 एपिसोड। और मैंने आई वॉज एपिसोड डायरेक्टर, और मैं डायरेक्ट करता था और उनके लिए लिखता था और एडिट भी करता था। उन्होंने 6 महीने में कभी मुझसे ए मयूर करके भी बात नहीं की, ऑलवेज विथ लव, ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट। आई थिंक ये जो लोग होते हैं इनकी जो टॉलरेंस होती है वो लो होती है थोड़ी, क्योंकि खुद जीनियस हैं, खुद इंटेलिजेंट है। फारा मैम हो गई, खुद इतनी जीनियस है, इतनी इंटेलिजेंट है कि आप उनके सामने बुरा काम करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होता, तो उनका टॉलरेंस लेवल लो है। तो लोगों को लगता है अरे ये कितनी गुस्से वाली है, एक्चुअली गुस्से वाली नहीं है वो, शी इज द मोस्ट लविंग केयरिंग पर्सन। गुस्सा भी उन्हीं पे करते हैं ना जिनसे प्यार होता है। हाँ वो भी है, और इट्स जस्ट कि मुझे काम अच्छा करना है, उस काम के अड़चन में कोई भी आ जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो अपना बाप हो या चाहे अपना पति हो या चाहे अपना बच्चा, काम के अंदर उनकी जो वफादारी काम के प्रति है वो है। तो जो आदमी ठीक से काम नहीं करता उनके यूनिट पे तो उनको चिढ़ होती है या गुस्सा आता है। कई बार वो ऐसे स्टेज पे चिल्लाएगी कि 30,000 पीपल स्टैंडिंग ऑन माय हेड, जस्ट गो, 2 लोग खड़े पीछे, कोई नहीं खड़ा हो, बट उनको तो ये सब किस्से कहानियां उनके बारे में आपने बहुत सुने होंगे, बहुत लोग डिस्क्राइब करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि फारा मैम गुस्सा करती है, ऐसा कुछ नहीं है, शी इज़ द स्वीटेस्ट। मैं जितनी बार उनके लिए सीन लिखता हूँ उतनी बार वो लिफ्ट तक छोड़ने आती हैं 2 सीन सुन के भी, तो बहुत केयरिंग है, बहुत ही प्यार के साथ में काम करते हैं। अच्छा मयूर सर, हमारी ऑडियंस के लिए हम एक रैपिड फायर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी और आपको उसका तुरंत जवाब देना है। तो सोचने का मौका नहीं है और ज्यादा बोलने का मौका भी नहीं, ज्यादा बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इनको पता चल गया मैं बहुत बोलता हूँ। हमारी ऑडियंस को मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसमें भी अच्छे से बोलेंगे और ऑडियंस को यहाँ भी आपसे कुछ सीखने को मिल जाएगा। श्योर, चलिए अनफिल्टर्ड फटाफट फोन पे ही तैयार किए हैं जी। ऑल टाइम फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम शोले। ऑब्वियसली अगर इंडिया में रहते तो आपको शोले से प्यार होना ही चाहिए। आई थिंक इट्स एज परफेक्ट अ स्क्रीन प्ले एज इट कैन बी, इट्स अमेजिंग। गोलमाल मुझे बहुत पसंद है। कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद है? मुझे सारे ही कैरेक्टर बहुत पसंद हैं, ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, लेकिन मेरा फेवरेट सुरमा भोपाली है, क्योंकि
हमारा नाम भी सूरमा भोपाली। मुझे मैं ना अभी मैं ये उत्तराखंड गया था, तो मैंने एक स्टिक ले ली, एक केन, और मैंने घर वालों को बोल बोल के परेशान कर दिया। हर एक मैं 4 कदम चलता और मैं तो स्टिक रखता हूँ। कुछ भी हो, अरे दरवाजा नहीं खुल रहा, अरे मैं तो स्टिक रखता हूँ। तो मुझे वो बहुत पसंद है। इवन देखिए, व्हाई आई से शोले इज अ ग्रेट फिल्म, इवन अ स्मॉल कैरेक्टर लाइक अंग्रेजों के जमाने का जेलर है, ठीक है। अब वो बोलता, अब लिसन, ये फिल्म हो रही है 1974 में, 75 में रिलीज हुई है, तो अब वो अंग्रेजों के जमाने का जेलर, अभी तो होना नहीं चाहिए टेक्निकली, वो तो अंग्रेजों का जमाना चला गया, तो दिखाया कि वो, उसकी बॉडी लैंग्वेज यंग है मगर एक्चुअली वो थोड़ा ओल्ड है, और वो बोलता भी है कि मैं जानता हूं कि आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हर जगह से हमारी कुछ ही दिनों में बदली कर दी जाती है, लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बावजूद हम नहीं बदले। तो सी नाउ ही, आपको ये लॉजिक है, लॉजिक ये है कि ये जय और वीरू जो छठे हुए बदमाश है, तो कई जेलों में गए, ये तो कई बार इनका अलग अलग जेलरों से पाला पड़ा होगा, ये अंग्रेजों के जमाने का जेलर इनको पहले क्यों नहीं मिला, तो ये बताया कि उसकी बार बार ट्रांसफर होती रही, अब वो इस जेल में आया है। सो सी, देयर इज एक्सपोजिशन, देयर इज इंफॉर्मेशन, देयर इज कॉमेडी, देयर इज कैरेक्टराइजेशन, एंड सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन वन लिटिल स्मॉल सीन। सो आई थिंक शोले को आप टच नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। गोलमाल भी मुझे बहुत, ऋषिकेश मुखर्जी वाली गोलमाल, वो मुझे बहुत पसंद है। वो तो सर आउटस्टैंडिंग फिल्म है, आउटस्टैंडिंग फिल्म है। उसमें उस वक्त की सच्चाई है कि जॉब्स मिलना कितना मुश्किल था, लोगों को जल्दी से नौकरियां नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो एक आदमी अपनी नौकरी बचाने के लिए क्या क्या करता है। सो आई थिंक रैपिड फायर में इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। रैपिड फायर की लग गई। ये सही है। तो सर, which screenplay writer do you admire the most? Which screenplay writer? Salim Javed in India, of course. I think they were fantastic. मुगले आजम के डायलॉग 4 लोगों ने लिखे हैं, लेकिन उसमें से जो एक खास इंपॉर्टेंट है, वजाद मिर्ज़ा साहब, जिन्होंने कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता, ये उनकी लाइन है। तो इस तरह के जो पुराने राइटर्स भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पंडित मुकरम शर्मा, जिन्होंने कमाल स्टोरीज लिखी हुई हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में। उनके बाद कादर खान साहब, जो मुझे बहुत, मतलब कालिया के डायलॉग मैं बचपन में मुझे बाय हार्ट थे कि रघुवीर सिंह की जेल से भागने की कोशिश कई कैदियों ने की, लेकिन जितनी दूर तुम पहुंच गए हो आज, इतनी दूर पहले कोई नहीं पहुंचा। तो आई यूज्ड टू लव हाउ, देखिए एक रिदम है उनकी डायलॉग राइटिंग में, एक फ्लो है, तो वो बहुत कमाल था उनका, फनी होता था। सब लोग कादर खान साहब को इसलिए याद रखते हैं कि वो शमशान के बुझे हुए कोयले टाइप के डायलॉग, मगर वो नहीं है, उसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत कमाल की चीज़ें लिखी हैं। और कंटेम्प्रेरी लोगों में भी मुझे बहुत, मेरे कंटेम्प्रेरी दोस्त हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, और मुझे आई रियली फील वेरी इंस्पायर्ड। आई थिंक जयदीप बहुत अच्छा लिखता है, आई थिंक लिरिसिस्ट में इरशाद भाई बहुत अच्छा लिखते हैं, स्वानंद बहुत अच्छा लिखता है, तो अमिताभ है बहुत अच्छा लिखता है। तो काफ़ी सारे राइटर्स हैं जो अच्छा लिखते हैं, मगर ये जो पुराने राइटर्स हैं उनकी मतलब बात ही कुछ और है, और स्क्रीन प्ले में तो मतलब कोई इनको टच नहीं कर सकता, बहुत अच्छा लिखता है। तो आप दिन में ज़्यादा जागते हो या रात को ज़्यादा जागते हो? रात को। दुनिया का शोर ख़त्म होता है तब मैं अपने दिल की सुन पाता हूँ, तो रात को ही मैं ज़्यादा काम कर पाता हूँ। दिन में मैं मीटिंग्स करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, इस तरीके से। पर अपनी जो लेखनी है या जो सीरियस वर्क है, दैट मोस्टली इन द नाइट। एक ऐसी बुक जो सबको पढ़नी चाहिए? ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अगर आप गुजराती जानते हैं तो उसे गुजराती में पढ़िए, बिकॉज वो नेटिव लैंग्वेज उसकी गुजराती में लिखी गई है। अगर ना गुजराती जानते हो तो हिंदी में पढ़िए, बिकॉज हिंदी में भी बहुत अच्छे से ट्रांसलेट हुई है। इंग्लिश में थोड़ा उसकी जो सच्चाई है वो थोड़ी कम हो जाती है, उतनी ग्रेट नहीं है। बट हम लोग गांधी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, और बहुत से ओपिनियंस, हम सबके बहुत सारे ओपिनियन हैं महात्मा गांधी को लेके, मगर हमने पढ़ा ही नहीं है। डू यू नो हु इज द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर इन द वर्ल्ड? इट्स महात्मा गांधी। प्रोलिफिक राइटर। आप देखिए, किसी ने रिसर्च किया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में कि महात्मा गांधी ने जितना लिखा है, अगर आप वो सिर्फ पढ़ना चाहें, आप बिना ब्रेक लिए सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ते जाएं कि उन्होंने जितनी चीज़, हर चीज़, तो आपको केवल पढ़ने में 10 साल निकल जाएंगे।
इतना तो उनका साहित्य है जो केवल एक इंसान ने दुनिया में इतना ज़्यादा लिखा हो ऐसा। और हम गांधी को साहित्यकार नहीं मानते, हम गांधी को पॉलिटिकल, जबकि वो पॉलिटिकल थे ही नहीं, वो साहित्यकार है एक्चुअली, ही इज़ अ मैन ऑफ आइडियाज़, ठीक है। तो उन्होंने इतना ज़्यादा लिखा है, इतना कमाल लिखा है। सो आई थिंक ही इज़, यू शुड रीड एनीथिंग दैट इज़ रिटन बाय गांधी। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ें अपने वक्त के हिसाब से ठीक थी, अब ठीक नहीं है। बहुत सारी बातें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है, गांधी जी इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक, मगर व्हाट अ प्रोलिफिक राइटर, एंड एज अ राइटर अगर आप गांधी को पहचाने, क्या कमाल लिखा है, बहुत कमाल लिखा है। Your favorite dialogue which you have written? जो डायलॉग ने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, माय स्टमक इज़ वॉर्मलिंग। जब आप भूखे होते हैं और आपका स्टमक नॉइज करता है, उसको वॉम्बलिंग बोलते हैं। राइट, बहुत हाँ इंटरेस्टिंग वर्ड है भाई। कुछ खाने को लाओ। क्या हो रहा है ये? नमकीन शमकीन, कॉफी चाय पिला के ना सर। तो माय फेवरेट डायलॉग विच आई हैव रिटन, जो सबसे ज़्यादा मुझे दिया है प्यार लोगों ने, वो तो ऑब्वियसली पिक्चर भी बाकी है, मेरे दोस्त और एक चुटकी सिंदूर। इसके लिए एक उसी स्टाइल में, शाहरुख सर के स्टाइल में। नहीं वो तो शाहरुख सर ही कर सकते हैं, बट मैं रीड कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि डायलॉग क्या है। मुझे वो लाइन क्या है, इन अ सेट ऑफ थ्रीज थिंग्स वर्क, तीन के उसमें ना, तो इसीलिए कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। तो वो इट वर्क्स इन द प्रिंसिपल ऑफ थ्रीज, तो वो मुझे बहुत पसंद है। एक चुटकी सिंदूर जो डायलॉग इतना फेमस हुआ था, उनके राइटर आपके सामने हैं। देखिए कितना फेमस हुआ था ये डायलॉग, क्योंकि इन्होंने लिखा था और शाहरुख सर ने बोला था, तो कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट बैठा, इसलिए हिट हुआ। तो वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे प्यार बहुत मिला। लेकिन अगर आप मेरे यार की शादी, जो मेरी पहली फिल्म है, उसमें भी बहुत अच्छे डायलॉग्स थे। उसमें एक पूरी पोएम थी जो कई लोगों को लगता है किसी लिरिसिस्ट ने लिखी होगी, लेकिन वो मैंने ही लिखी है वो पोएम, कि है आज मेरे यार की शादी मगर मैं खुश नहीं हूँ, है किसी के प्यार की शादी मगर मैं खुश नहीं हूँ, मैंने रोका उसे टोका उसे समझाया भी, देके वास्ता अपनी यारी का मनाया भी, लेकर मैं पता नहीं उसकी ओके, मैंने रोका उसे टोका उसे समझाया भी, देके वास्ता अपनी यारी का मनाया भी, उसकी राह का पत्थर बना और कांटा भी, फूल बन के उसके सामने मुरझाया भी, लेकर के चल दिया है वो बहारें दहेज में, है गुले गुलजार की शादी मगर मैं खुश नहीं हूँ, है आज मेरे यार की शादी। तो ये उस वक्त नहीं लिखते थे लोग कि फिल्म के डायलॉग में आप पोइट्री कर रहे हैं, ये था ही नहीं पहले, मगर उसके बाद कई लोगों ने किया। उसके बाद आदि सर ने वीर ज़ारा में मैं कैदी नंबर 786, वो पोएम भी उन्होंने लिखी और यूज़ की, बट वो एक पैटर्न था जो पहले नहीं था। तो वो अब काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, अब काफ़ी लोग यूज़ कर। तो मुझे आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट सम ऑफ द डायलॉग और द ट्रिक्स ऑफ डायलॉग राइटिंग विच आई हैव एम्प्लॉयड, जो पहले नहीं हुआ करती थी एंड अब आ गई हैं। आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन हिमालयस, मतलब हिमालयस का कोई भी तराई रीजन हो या कोई भी माउंटेन हो, स्पीति हो, ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है। राइटिंग करते वक्त आप क्या खाना पसंद करते हैं? क्या खाना पसंद करते हैं? दाल चावल नॉर्मल, रोटी सब्जी? नहीं, मैं मंचिंग इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, बिकॉज चाहे आप एडिटर हो चाहे आप राइटर हो, आपका टेबल वर्क बहुत ज़्यादा है एंड सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। तो अगर आप बैठे रहेंगे एक ही जगह पे और मंच करते रहेंगे, वो हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। अगर मंच करना भी है तो मैं कभी फ्रूट्स, आई विल हैव ग्रेप्स, आई विल हैव स्टफ लाइक दैट, बट मंचिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, हु इज़ योर ड्रीम कोलैबोरेटर? ड्रीम कोलैबोरेटर एज इन राइटर और I am quite self-sustained that way. I really don't think that मुझे किसी और की ज़रूरत है। But favorite character you have written? Favorite character is ओम प्रकाश मखीजा obviously, क्योंकि वो इतने बुरे हालात में जी रहा है वो कैरेक्टर, मगर फिर भी वो इतना पॉजिटिव है। वो फिर भी कहता है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो फिर भी लगा हुआ है, वो शिद्दत से मेहनत से वो काम किए जा रहा है वो, और उसको होप है, उसको उम्मीद है। वो काफ़ी हद तक मैं अपने आप को उसमें देखता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी होपफुल पर्सन। बहुत सही आंसर सर। बेस्ट एडवाइस यू हैव रिसीव्ड? बेस्ट एडवाइस आई हैव रिसीव्ड, मुझे ओम शांति ओम रिलीज़ होने के बाद में मैं विदु विनोद चोपड़ा जी से मिला था, एंड वो विदु विनोद चोपड़ा जी वो कमाल हैं, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हैं वो भी।
तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ਉਹ ਮੈਨੂੰ पता चला है तेरी पिक्चर ਜਿਹੜੀ हैगी हिट हो गई है ओम शांति ओम किहड़ी पिक्चर उतली के मैं तो देखता नहीं इस तरह की फालतू पिक्चर इस साइड मगर मैंने पता चला है कि तेरी पिक्चर हिट हो गई है तो देन ही टोल्ड मी कि मैं ना तुझे एक एडवाइस दे रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि काके कुछ भी हो जाए ना इट इज़ वेरी ईजी टू डाइजेस्ट फेलियर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट सक्सेस तो सक्सेस को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है तो ना हवा में ना आ जाएं तो उड़ने मत लगना कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड बी रियलिस्टिक बी हम्बल दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग so that's what he said and I still believe that that's true सक्सेस को डाइजेस्ट करना हर एक के बस की बात नहीं होती है जब आपको मिल जाए सक्सेस आप उसे एक एक्सीडेंट समझें आप हमेशा ये समझें कि ये आकस्मिक है ये सक्सेसफुल हो गया ठीक है क्योंकि अगर आप सक्सेस को पचा पाएंगे तो फेलियर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा राइट कोई ड्रीम डायरेक्टर आपका जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं मैं खुद फिल्म बनाना चाहता हूँ आई थिंक आई एम अ फैंटास्टिक डायरेक्टर मैंने जब किया है मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है पूरे वर्ल्ड में आई हैव गॉट प्राइजेस मुझे लगता है कि एक राइटर ये हर एक राइटर को लगता है मैंने अभी तक जितनी फिल्में लिखी है मैंने ये सोच के ही लिखी है कि मैं ही डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आई ऑलवेज फील दैट देयर इज नो बेटर डायरेक्टर देन आई एम ऐसा मुझे लगता है ये थोड़ा आई नो कि ये बहुत पॉपुलर आंसर नहीं है बट आई लव वर्किंग विद डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझे मौका दिया है माई फेवरेट डायरेक्टर्स इन इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली संजय गढ़वी सर अब वो नहीं रहे हमारे बीच उनके साथ में काम करके मैंने ज़िंदगी बहुत सीखी और बड़ा मुश्किल था उनके साथ काम करना ही स्टैंडर्ड्स वर वेरी हाई तो आसानी से नहीं कर सकते थे ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन मगर बहुत सीखा और बहुत अब मैं बहुत मिस करता हूँ उनको कि काश वो एक और फिल्म बनाते हम करने वाले थे वो एक फिल्म मैं लिख रहा था उनके लिए और हम बनाने वाले थे वो फिल्म नहीं हो पाई बट आई वुड हैव लव टू डू वन मोर टाइम यू नो टू बी ऑन द सेट व्हेन ही वाज डायरेक्टिंग आई लव फराह ऑफ कोर्स बिकॉज फराह आपने जो लिखा है उसमें 4 चांद लगा देती है वो आपने जो सोचा है उससे उनका सेट जो है वो 20 फुट बड़ा ही होता है तो फलक जो है आपकी फिल्म का काफ़ी बड़ा कर देती है और बहुत सुंदर तरीके से डील करती है आई लव दैट विथ रेमो सर मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना बिकॉज रेमो सर बड़े ऑनेस्ट हैं टू द राइटिंग कि आपने जो लिखा है वो उसको जैसा लिखा है वैसा शूट करेंगे उसको समझ के शूट करेंगे वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट इंसान है तो जैसी राइटिंग की ऑनेस्टी है अगर रेमो सर की फिल्म चले ना चले ख़राब हो तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है मैं 100% कहूँगा ये कि क्या जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है रेमो सर के साथ क्योंकि रेमो सर आप पे भरोसा कर रहे हैं कि आप अच्छी स्क्रिप्ट दोगे तो अगर उनकी फिल्में चली हैं तो वो अच्छी राइटिंग की वजह से चली और उनका जो निभाना है उस राइटिंग को कैसे निभाना है बहुत अच्छा करते लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है ये उनके राइटर्स ने कहीं उनको सक्सेस मतलब उस अगर वो फिल्म सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर नहीं बनी अगर उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्म तो ये 100% राइटर की गलती है क्योंकि उनके हिसाब से तो फुल फ्रीडम है राइटर को तो वो बहुत कमाल क्वालिटी है रेमो सर की तो आई वुड लव टू वर्क अगेन विथ हिम आई वुड लव टू राइट अनदर फिल्म जो हम दोनों करें और वो ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हो फराह मैम के और शाहरुख सर के साथ में भी एक तीसरी बनती है क्योंकि करना होगा उसमें डांस सीखना पड़ेगा जरूरी नहीं है रेमो सर नहीं रेमो सर पत्थर को नचा दे वो बहुत होशियार है वो किसी को भी नचा सकते हैं वो ही इज ग्रेट ही इज फैंटास्टिक जो स्क्रीन प्ले राइटर जो बनना चाहते हैं जो नए टैलेंटेड लोग हैं या जो नया टैलेंट कोई है तो उनके लिए कुछ आप ऐसी सजेशन देना चाहेंगे जो उनके करियर के लिए अच्छा हो हाँ देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम या जो डर लगता है कहानी या फिल्म लिखने के लिए उसका सबसे बड़ा डर क्या लगता है वो फिल्म का एक फॉर्मेट होता है एक तरीका होता है वो कट टू इंटीरियर एक्सटीरियर ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपको कहानी कहना आता है आपको कहानी सुनाना आता है ये बहुत जरूरी है बिल्कुल आप कहानी में कितने रंग भर सकते हो सीन कितने इंटरेस्टिंग बना सकते हो ये जरूरी है तो हमें लगता है कि एक कहानी तो एक ओवरवेलमिंग सेंस हो जाता है हम घबरा जाते हैं कि इतनी सारी चीजें मुझे करनी है मुझे 100 सीन लिखने 80 सीन लिखने नहीं ऐसा नहीं है जब आप एक घर बनाते हैं एक प्लॉट होता है जमीन का उस पे आपको घर बनाना है अगर आपने कैलकुलेट भी कर लिया कि मुझे इतनी ईंटें इतना सीमेंट और इतनी ग्रिट लगेगी या इतना लोहा लगेगा आप ये सारी चीजें ट्रक में भर के और आपने अगर मिट्टी के साथ में डाल दिए एक जगह पे तो घर तो नहीं खड़ा हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए आपको नक्शा चाहिए तो वैसे ही आपको कहानी का नक्शा चाहिए मैप योर बीट्स मैप योर इमोशंस राइट कि कब क्या होता है उसका मैपिंग जरूरी है तो स्ट्रक्चर सीखें आप और सीखने के लिए बहुत आसान है YouTube पे वीडियोस हैं दुनिया भर में वीडियोस स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर स्टोरी स्ट्रक्चर ये सीखें आप
और एक बार स्ट्रक्चर बन गया फिर आप ईंट पे ईंट रखते जाएंगे, फिर धीरे धीरे दीवार खड़ी होती है, फिर धीरे धीरे प्लास्टर होता है, फिर उस पे कलर होता है। तो ऐसे करके आप सोचिए कि आपको पहले स्ट्रक्चर पे काम करना है, कैरेक्टराइजेशन पे काम करना है, एक्ट स्ट्रक्चर पे काम करना है। ये छोटी छोटी चीजें वन बाय वन दिन में एक ही काम करना है। आज मुझे कैरेक्टरों के नाम रखने हैं, केवल इतना सोच के चलो, ज्यादा मत सोचो। हर बड़ा काम छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से हो जाता है। राइट। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखें और सीखें आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर करनी है अपनी कहानी। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आर्टिकल्स हैं, दुनिया भर की नॉलेज अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप वो कर सकते हैं। और प्रैक्टिस, आप जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा होगा। आपकी पहली 3 या 4 जो कहानियां या स्टोरीज होंगी वो बकवास होंगी, निहायत ही वाहियात होंगी, कोई बात नहीं, जल्दी लिख लो ताकि वो बकवास जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए। अच्छा लिखना शुरू करो। बिल्कुल तो जो बिल्कुल। बकवास लिखना है वो आज से ही शुरू कर दो, अभी के अभी फटाफट बकवास गंदी गंदी 10-15 चीजें लिख दो। लिख दो, हाँ, उसी में से कोई। देखिए जब भगवानों ने, जब देवताओं ने सागर मंथन किया था, वो तो देवता थे कितनी सारे, तो भी पहले तो जहर ही निकला था। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो जहर, फिर अमृत आया ना। अमृत तो बाद अपने में अंदर से है। जहर निकाल दो, नेगेटिविटी निकाल दो, बुरी निकाल चीजें दो। निकाल दो, बुरे ख्याल निकाल दो, फिर अच्छी चीजें आना शुरू होंगी, फिर अमृत आएगा। राइट, वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। गिल्टी प्लेजर मूवी? गिल्टी प्लेजर मूवी गोलमाल। मैं 100 बार देख चुका हूँ, 100 बार और देख सकता हूँ। मतलब आई लव इट, आई लव एवरी टाइम। आई कैन वेट 2 hours जस्ट फॉर उत्पल दत्त टू से तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी जिससे तुम प्रेम करती हो, तुम्हारी शादी उससे होगी जिससे मैं प्रेम करता हूँ। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। क्या इट्स बात। अ ग्रेट फिल्म। बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग बॉलीवुड, इन बॉलीवुड? Best part of being in Bollywood is that you work with people who are not judgmental. People don't judge you for your name, for your looks, for how you conduct, I mean, where you come from. ये बहुत नॉन जजमेंटल इंडस्ट्री है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये धीरे धीरे मैं कुछ सालों में देख रहा हूँ कि होता जा रहा है, हम थोड़े जजमेंटल हो रहे हैं, बट अदरवाइज इस इंडस्ट्री ने कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया, न कास्ट, न जाति, न धर्म, न का रंग, किसी चीज पे यहाँ पे भेदभाव नहीं, केवल टैलेंट। इट्स ओनली मेरिटोक्रेसी दैट सर्वाइव्स इन दिस इंडस्ट्री। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ बॉलीवुड, कि अगर आप में दम है, टैलेंट है, हार्डवर्क है, तो आप यहाँ सर्वाइव करेंगे। फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, कहाँ से आए, these things don't matter, which I think is amazing. Favorite co-actor? Co-actor शाहरुख खान. I did one scene with him in Om Shanti Om, and he's such a giver as a co-actor. वो इतना सामने वाले को इतना एम्पावर करते हैं, वो इतना सामने वाले को नहीं तू कर, अरे तू काट मेरी लाइन, कोई बात नहीं। ये बहुत बहुत बड़ी क्वालिटी है उनकी, तो he's amazing. तो फेवरेट को-एक्टर डेफिनेटली, मतलब he's brilliant. Most memorable? But sorry, I would also say Jackie Bhagnani. Okay, Jackie Bhagnani. Yeah, because he's not very good, so you come across as a better actor. Okay. So. Sorry Jackie, I love you, bro. Most memorable fan interaction? Most memorable can be a good thing also, Ashwin, and can be a bad thing also. Okay. So I have had stalkers. Okay, दोनों बता दो आप। They were memorable, but I don't want to talk about it. It's very scary. अच्छा। क्या है, गाने लिखने की वजह से होता है, कुछ लोगों को आपसे मोहब्बत हो जाती है और फिर वो पीछे ही पड़ जाते हैं और बड़ी दिक्कत हो जाती है। महिलाओं को भी मोहब्बत होती है? महिलाओं की बात कर अच्छा। तो ये होता है, बट इट्स ओके, आई अप्रिशिएट ऑल काइंड्स ऑफ लव, दैट्स गुड। अदरवाइज मोस्ट मेमोरेबल, बट वो आपके फैन हैं तो आप ऑब्वियसली आपका काम अच्छा लगेगा, तो वो एक अलग लेवल का। मोस्ट मेमोरेबल फैन इंटरेक्शन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये रैपिड फायर नहीं है, लंबी कहानी हो जाएगी। चलेगा ना, कोई बात कभी नहीं बताया, रैपिड फायर तो हमारा रहा ही नहीं। पहली बार बता रहा हूँ आपके पॉडकास्ट, बहुत खतरनाक स्टोरी है। बताइए प्लीज, हम जानना चाहते हैं प्लीज। तो ऐसा है कि हम गए थे, मैं और अर्जुन कानूनगो जो सिंगर हैं, okay. हम गए थे स्वीडन गाने बनाने के लिए, जहाँ पे हमने गाना बनाया बाकी बातें पीने बाद, फुर्सत, बड़े हिट हुए वो गाने। ये गाने हमने वहाँ बनाए स्वीडन में, स्टॉकहोम में, और हम वापस आ रहे थे। तो एमिरेट्स की फ्लाइट थी, दुबई में 3-4 घंटे का लेओवर था, और मैं शॉपिंग के लिए बहुत पागल हूँ, मतलब तो मैं ड्यूटी फ्री में घुस गया और बहुत शॉपिंग कर ली, और बेचारे अर्जुन ने बहुत रोका भी मुझे, लेकिन मैं अनकंट्रोलेबल हो जाता हूँ, तो बड़ी मुश्किल से उसने मुझे रोका, नहीं भाई बहुत हो गया, तूने कितनी लेगा चॉकलेट्स और कितनी खरीदेगा चीज़ें, बस कर। ये सब हो रहा था, हम वापस आ रहे थे, हमने कहा बस थोड़ा आगे चल के हमारा गेट है, और उससे पहले मैं सिगरेट पीता था उन दिनों, तो मैंने कहा कि यार एक सिगरेट पी लेते हैं जाने से पहले, तो हाँ ठीक है। तो हम जा रहे थे उस तरफ, और सडनली वन सिक्योरिटी पर्सन, टॉल, 6 feet
tall black guy. He stopped me and he said, "Can I see your passport?" Oh. I said, "Okay." I gave my passport. So he looked at the passport and he says, "Come with me." I said, "अरे but अर्जुन ने भी बोला why are you no 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 come with me." ऐसा हमने 2-3 बार प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो उसने कहा कि मिस्टर पुरी you are not helping yourself, come with me. Okay. और अर्जुन ने बीच में बेचारे ने बोलने की कोशिश की तो अर्जुन को बोला दिस डज नॉट कंसर्न यू, यू स्टेप असाइड। और मुझे लेके चलने लगा। अब मैं ट्रॉली लेके पीछे पीछे, पासपोर्ट मेरा उसके पास में, और ये दुबई का सिक्योरिटी, दुबई एयरपोर्ट का सिक्योरिटी वाला बंदा, न जाने क्या गलती हो गई मुझसे। तो यू नो ऑल काइंड्स ऑफ बैड थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड। और फिर वो दोनों साइड पे ऐसे पैनल्स हैं, वो एक पैनल के पास में जाके उसने पुश किया तो इट वाज अ डोर, और अंदर डोर के अंदर जाने के बाद में देयर वाज लाइक अ सिक्योरिटी सेटअप, सारे स्क्रीन्स लगे हुए हैं, सब लोग बैठ के काम कर रहे हैं, सब बड़ा खतरनाक। और उसने अंदर जाके वो अपना वॉकी टॉकी पे बोला मिस्टर पुरी इज विथ मी, और सामने से आवाज़ आई कि ओके मेक हिम वेट। और फिर बाद में एक दूसरा बंदा आया जो अपना इंडियन टाइप, ब्राउन स्किन अपने टाइप का, मेरी हाइट का नॉर्मल वैसा एक बंदा आया, और उसने भी मेरा पासपोर्ट लिया और मुझे देखा और मुझे कहा कि आप मिस्टर मयूरपुरी हैं। मैंने कहा आपने सेल्फी ले लेने लिखा है। मैंने कहा हाँ जी सर। तो आप यहाँ दुबई से बिना सेल्फी की चाय चले जाएंगे? अरे मैंने कहा गुरु तूने तो मरवा दिया, सिर्फ सेल्फी के लिए ये सब। ये मतलब फिर अच्छा, आप वो ऐसे नहीं करते तो आप आते भी नहीं। नहीं, मैं तो काम मना कर। पर फिर भाई उन लोगों ने, सारे सिक्योरिटी स्टाफ वालों ने सेल्फी खींची। मैंने कहा सर मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। बोला सर डोंट वरी, आपको लिए बिना कोई फ्लाइट नहीं जाएगी। उसने फ्लाइट रोक दी और फिर मैडनेस है ये तो फैन की। बट ये फैन इंटरेक्शन ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी कमाल के। तो I've had all kinds of good bad experiences, but yeah, this is one of the, ये मैं मरते दम तक भूलूंगा नहीं। ये तो हमारी ऑडियंस भी नहीं भूलेगी। Any hobbies out of your writing? Any hobbies? Traveling, मतलब traveling hobby नहीं है, मगर but हाँ एक pursuit है लाइफ में। मैं उसको हॉबी से थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ। And my travel, I don't mean going to place, and I'm not like a, you know that joke about Japanese tourists कि वो लोग बस से उतरते हैं, फोटो खींच के, राइट, they see a country when they go back to their hometown। मैं उस टाइप का ट्रैवलर नहीं हूँ। मैं जाके मेरा अनप्लैन्ड काफ़ी चीज़ें होती हैं। आई लाइक टू मीट पीपल, आई लाइक टू इंटरेक्ट। तो बड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल परस्यूट है मेरा, ओके, ट्रैवलिंग को लेके। सो दैट, उसको मैं कहूँगा कि हॉबी बहुत बड़े लेवल पे है वो। मैक्सिमम पैसा भी मैं उसी पे खर्च करता हूँ। ऑन बुक्स, किताबों का बहुत शौक है मेरे पास। इतनी किताबें जो मैं मरते दम तक नहीं खत्म कर पाऊंगा, मुझे पता है ऑलरेडी। मुझे पता है कि इतनी हजारों किताबें मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे शौक है कि लेना, खरीदना, लोगों को बांटना, देना। जैसे मैं तुमसे बात करूंगा, फिर मेरे को तुम्हारे मेंटालिटी और थोड़ा, अगर तुमको पढ़ने का शौक है तो फिर मैं बोलूंगा नेक्स्ट टाइम ये लो, ये किताब पढ़ ले यार, तो तेरे लिए अच्छा रहेगा, तेरे को मजा आएगा। तो मैं बांटता भी हूँ किताबें बहुत, और खरीदता भी बहुत हूँ, और आई थिंक वो एक बहुत अच्छा शौक है, प्रॉपर हैबिट है। Okay. Describe your writing process in one word. One word. कोई नहीं, वन वर्ड तो रहा ही नहीं वैसे भी। आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मेरा राइटिंग प्रोसेस ये है, वन वर्ड में भी अगर मैं कहूँ तो इट इज नॉट राइटिंग। ओके, अब इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। राइटिंग प्रोसेस इज नॉट राइटिंग। ओके, जब किसी सब्जेक्ट पे या किसी चीज पे काम शुरू करता हूँ तो बहुत टाइम तक नहीं लिखता। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत टाइम तक नहीं लिखता। आई लेट इट ब्रू इन माई माइंड। मैं पकने देता हूँ उसको, बहुत टाइम तक पकने देता हूँ। फिर जब तक वो चीज कंपेलिंग ना हो जाए कि नहीं यार अब तो लिखना ही पड़ेगा, और अब अगर नहीं लिखा तो ये चीज मतलब अंदर से मुझे मार देगी भाई, तब मैं लिखना शुरू करता हूँ। और फिर एकदम भड़ास की तरह तर लिख देता हूँ। फिर बहुत सारा, बहुत जल्दी लिख देता हूँ। लेकिन काफी टाइम तक मैं हर चीज को दबा के रखता हूँ और नहीं लिखता। मैं लिखने जब तक पूरी डिटेलिंग नहीं हो जाती है आपके माइंड में, एकदम क्लियर नहीं हो जाता। तो यही तो सर, आप इसीलिए आप इतने टैलेंटेड हैं। वेल, I think your talent is also an accident. The talent is it's a reason of, it's a sum total of what you studied. आपने क्या पढ़ाई की, आपके लोगों से मिले, आपने किस तरह से काम किया, कितना एक्सेस किया, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के कुछ हद तक बाहर भी हो सकती हैं। तो आपका टैलेंट, ये सुधीर मिश्रा जी ने मुझे कहा था एक बार, बहुत कमाल चीज़ कही थी उन्होंने कि your talent might be an accident, but what you do with it is your responsibility. तो आपका टैलेंट एक अकस्मात हो सकता है, लेकिन उस टैलेंट के साथ आप क्या करते हो वो आपकी जिम्मेदारी है। वाह, दैट्स ग्रेट। सुधीर मिश्रा जी एक मूवी कर रहे हैं, आई थिंक लखनऊ में प्लान कर रहे हैं वो शूट का। हाँ, आई
थिंक काफ़ी टाइम से उनका एक मैं लखनऊ में ही शूट कर रहा था अभी, तो वहाँ के किसी लोकल कास्टिंग वाले ने मुझे बोला कि अनुराग कश्यप जी और सुधीर मिश्रा जी आ रहे हैं यहाँ पर। अरे बहुत कमाल इंसान है वो। सुधीर जी इज देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इन हिज कंपनी, ही इज हिलेरियस, ही इज फैंटास्टिक एंड वेरी नॉलेजेबल एंड बहुत मजा आता है उनके साथ। जी जी। ओके, बिगेस्ट चैलेंज इन स्क्रीन प्ले राइटिंग? बिगेस्ट चैलेंज आई चलो मैं स्क्रीन राइटिंग मतलब इजीली हो जाता है या कुछ कभी चैलेंज फेस करने पड़ते हैं? नहीं, मैं इजीली लिख लेता हूँ, मेरे लिए लिखना बहुत आसान है। मगर मैं आई टेल यू व्हाट द चैलेंज इज। द चैलेंज इज नॉट राइटिंग का या डायरेक्शन का या कैमरा वर्क, इस इंडस्ट्री का मैं बताता हूँ। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज जो है, जो खास करके तेरे मेरे जैसे लोगों के लिए अश्विन, हम जो बाहर से आए हैं जी, हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि ये इंडस्ट्री और ये शहर बॉम्बे खास करके हर वक्त आपको बदलने की कोशिश करता है। इट कीप्स ऑन ट्राइंग टू फोर्स यू टू बिकम समबडी हु यू आर नॉट। ये हमें हमेशा कॉन्स्टेंटली इट ट्राइज टू चेंज अस। हमारी जो कोर मोरालिटी है, हम जो बचपन में थे या जो हम जो सीख के आए हैं, ये उसे बदलने की कोशिश करता है। राइट। वो नहीं करने देना। आपको लगे रहना है, आपको वही इंसान रहना है जो आप हो। आपकी कोर मोरालिटी चेंज नहीं करनी है। मयूर सर, कितनी अच्छी बात बोली है आपने। इंसान अगर अपने आप को बार बार बदलता रहेगा तो फिर तो इंसान अपनी पहचान ही खो देगा। थैंक यू सो मच मयूर सर, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आज हमारे पॉडकास्ट में अपना कीमती समय निकालने के लिए आप हमारे शो में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अश्विन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा एपिसोड बड़ा धमाकेदार लगा होगा, बहुत एंटरटेनिंग लगा होगा, आप बहुत इंस्पायर हुए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे। तो वैसे ही किसी नए एपिसोड के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।